हेलो एवरीवन। 80% स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते हैं बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। इसी रीजन से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक नोटबुक और पेन आपके साथ में रख लीजिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस का पेज ओपन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन को रीड करने के बाद, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आप एक बार सोचेंगे कि आपने टॉपिक में क्या पढ़ा था। देन मेरे वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए सो दैट जब आप आंसर सुन रहे हैं तो आपको पता हो कि क्वेश्चन को हम कैसे रिलेट करेंगे टॉपिक से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में what is the basic theme of organization in the periodic table? Okay, if we are talking about periodic table, तो हमने periodic table को organize क्यों किया था? What is the basic theme for this? Okay, so basic theme क्या थी? We want to study the properties of all the elements and their compounds. अब हमने इन्हें कैसे study किया? On the basis of their similar properties. जो भी similar properties वाले elements थे, इन सभी को हमने साथ में रख दिया। Okay, तो इनको हम कहते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट्स। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, उनको हमने साथ में रखा था एंड दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, और इन्हीं को हम ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, इनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में रखा था। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, सेम ग्रुप्स में रखा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मैनली यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एंड डिड ही स्टिक टू दैट? आपसे पूछा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने यूज की थी। बेटा, प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने यूज की थी वो क्या थी बेटा? एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट। ओके, बट क्या ये करेक्ट था? सभी एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल था? तो अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स। बट प्रॉब्लम क्या थी? कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक वेट्स की वैल्यू ज्यादा थी, इनको पहले रखा था। फॉर एग्जांपल टेलुरियम एंड आयोडीन, जिसके एटॉमिक वेट की वैल्यू ज्यादा है उसको बाद में रखना चाहिए था, जिनकी कम है उनको पहले रखना चाहिए था, बट रिवर्स किया था। विच मीन्स ये जो लाइन है, डिड ही स्टिक टू दैट? नो। ठीक है, इन्होंने जो एटॉमिक वेट्स के बेसिस पर अरेंज किया था वो एक्चुअल में सभी एलिमेंट्स पर फिट नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मैंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। यहाँ पर क्या पूछा है? मैंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, और एटॉमिक वेट वी कैन से। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मोस्टली ने क्या किया था? The physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic number. Because of this only we are able to arrange each and every element in periodic table on the basis of their properties. Okay, वहां पर क्या हो रहा था? जिनके एटॉमिक मासेस ज्यादा हैं उनको पहले भी रखा था कुछ केसेस में, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था? एटॉमिक मासेस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, और बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें एटॉमिक नंबर का यूज किया था फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपने 9th 10th क्लास में बहुत बार सुना होगा। हमने आपको मैम सिखाती थी 2 8 18 एक फॉर्मूला सीखा था, 2n² याद है? फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हमने n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स, इसके बेसिस पर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, 2 8 8 लिखते थे हम, इस प्लेस पर 18 आना चाहिए था। याद है आपको? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि on the basis of quantum number justify that sixth period of the periodic table should have 32 elements. ओके, क्वांटम नंबर के बेसिस पर बताना है कि सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होंगे। बेटा, तो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्स पीरियड, तो
फर्स्ट शेल में एस सब शेल होता है, राइट। कैसे याद करेंगे आप, आपको याद है हमने ऐसा लिखा था, वन फर्स्ट शेल कंटेन्स एस सब शेल, सेकेंड में क्या होता है बेटा, एस एंड पी बोथ, थर्ड में क्या होता है, एस पी डी, ओके, फोर्थ में क्या होता है, एस पी डी एफ, देन फिफ्थ शेल की अगर हम बात करते हैं तो एस पी डी एफ जी भी पॉसिबल है, राइट। सिक्स शेल में एस आता है, पी आता है, डी आता है, एफ आता है, बट यहाँ पर सिक्स शेल में हम जी एच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके, क्योंकि आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं ये फिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिक्स शेल की बात करें तो सिक्स शेल में एस सब शेल पॉसिबल है, पी पॉसिबल है, डी पॉसिबल है, एफ पॉसिबल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एन प्लस एल रूल सिक्स शेल में n इज इक्वल टू एल, n इज इक्वल टू सिक्स। अब आपको यहाँ पर लिखना है सिक्स एस पॉसिबल है, सिक्स पी पॉसिबल है। अगर हम d की बात करते हैं तो d कैसा होता है, n माइनस वन डी, विच मीन्स फाइव डी पॉसिबल है, और f कैसा होता है, n माइनस टू एफ, विच मीन्स आप लिखोगे यहाँ पर फोर एफ, करेक्ट। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो डी एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, टू, पी में सिक्स, डी में टेन, एफ में बेटा 14, तो 10 प्लस 14 कितना हो गया बेटा, 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32, विच मीन्स हम यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, विच मीन्स 32 एलिमेंट्स ही होंगे सिक्स पीरियड में, ओके। एक बार और समझेंगे आराम से, ठीक है, फास्ट हो गया, थोड़ा सा स्लो समझेंगे। आपने क्या सीखा था क्वांटम नंबर के बेसिस पर, आपने ये सीखा था कि फर्स्ट शेल में एस सब शेल पॉसिबल है, सेकेंड शेल में एस एंड पी दोनों पॉसिबल है, थर्ड शेल में एस पी डी पॉसिबल है, फोर्थ शेल में एस पी डी एफ पॉसिबल है, फिफ्थ में एस पी डी एफ जी की हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स अभी हमारे पास हैं इनकी हम फिलिंग कर लेते हैं, एफ तक हो जाती है, ओके। देन एस सिक्स है, सिक्स पी सिक्स डी सिक्स सिक्स है, सिक्स्थ शेल में एस पी डी एफ सभी पॉसिबल है, ये आपने सीखा है। अब जो नंबर ऑफ शेल होता है एस तो सेम ही रहता है ना, तो आपने लिखा सिक्स एस सिक्स पी, बट डी जब भी आपको फिल करना होता है आप क्या लिखते हो, एन माइनस वन डी, क्योंकि हमें एन प्लस एल का भी एन प्लस एल को भी फॉलो करना है। उसके बाद एफ को अगर मुझे फिल करना है तो मैं क्या लिखूंगी, एन माइनस टू एफ, ओके। तो ये क्या हो गया, सिक्स एस सिक्स पी, देन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सिक्स में से हमने वन माइनस कर दिया तो आ गया फाइव डी, सिक्स में से टू माइनस कर दिया, इट इज फोर एफ, ओके फोर एफ। अब इन सब के ऑर्बिटल्स देखिए, एस सबशेल में वन ऑर्बिटल, पी सबशेल में थ्री ऑर्बिटल, डी सबशेल में फाइव ऑर्बिटल्स, एफ सबशेल में सेवन ऑर्बिटल्स, ओके। सेवन ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, फाइव ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, थ्री ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, सिंगल ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन से उतने ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, विच मीन्स 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32, तो 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सिक्स्थ पीरियड में, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। Now, next question, 3.5. Next question क्या है? In terms of period and group, where would you locate the element with atomic number 114? 114 atomic number के लिए सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब कॉन्फ़िगरेशन में आपने नोबल गैस लिखा, नोबल गैस के बाद 5f14 6d10 ये हो गया। लास्ट जो आपके ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने क्या लिखा, S2 एंड P2। S2 P2 का मतलब क्या है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट में भी S और P के हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, सो 4 प्लस 10, आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, 10 प्लस 4 विच मीन्स 14, तो ये किस ग्रुप में आएगा, 14 ग्रुप में। पीरियड कैसे समझ आया हमको, सेवेंथ पीरियड है, क्योंकि लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो सेवेंथ पीरियड में आ रहा है, तो सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप है इसका 14 और पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, तो क्वेश्चन नंबर 3.6 में राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, ठीक है। थर्ड पीरियड बोल रहे हैं, थर्ड पीरियड का मतलब है हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा,
3s2 3p। हम यहाँ पर ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये 7 बन जाएगा। 5 ऐड करेंगे, 5 + 2 क्या हो गया 7। अब 2 + 5 + 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 17th पीरियड, 17th ग्रुप, राइट। नाउ क्योंकि पीरियड नंबर है 3 और आपका ग्रुप नंबर हो गया 17, अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 5। ओके 3p 5। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। ओके, तो 17 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। ओके, तो आपने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया और पीरियड नंबर भी लिख दिया, एटम का नेम भी बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so question number 3.7, which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory and Seaborg's group? Okay, तो इसके लिए बर्केलियम, एंड बर्केलियम का सिंबल क्या होता है बेटा, BK। ये आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनी हुई है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एंड सीबोर्ग्स ग्रुप का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सीबोर्गियम, इसका सिंबल है SD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why do elements in the same group have similar properties and similar physical and chemical properties? ओके, तो बेटा जब भी हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं, इस ग्रुप के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ। ओके, तो जिस ग्रुप की भी हम बात कर रहे हैं इसके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज द रीजन दे आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the atomic radius and ionic radius or ionic radius mean? ओके बेटा, एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है, आप देखिएगा अगर हम बात करते हैं किसी भी एक एटम की, ओके, यहाँ पर क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं एटम की रेडियस। ओके, इन टर्म्स ऑफ आयन इट इज आयनिक रेडियस। अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ओके, और it is the distance between the center of the nucleus and outermost shell. Okay, अगर हम बात करें ions की, in terms of ions it is ionic radius. Okay, in terms of ions it is ionic radius or the distance between nucleus and valence shell। कब, ions के केस में बेटा, cations है anions है, उस केस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3.10, how do atomic radii vary in a period and in a group? How would you explain the variation? ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, when we move down the group what is happening here, number of shells increases। ये आपने पढ़ा था, जब जब भी हम when we move down the group number of shells increases, distance between nucleus and valence shell increases, so atomic radius increases। atomic radius क्या होती है बेटा, increase हो जाती है when we move down the group। But when we move from left to right in a periodic table, addition of electron takes place in the same shell, nuclear charge बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता जा रहा है, विच मीन्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अट्रैक्शन के बढ़ने से एटम का साइज छोटा हो रहा है, स्मॉल साइज का एटम है, विच मीन्स क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। So when we move from left to right in a periodic table, attraction increases, because of increase in attraction atomic radius decreases। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Okay, now 3.11, next question is what do you understand by isoelectronic species? तो बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। अब यहाँ पर हमें इन स्पीशीज से जो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो, विच मीन्स ऐसी कोई स्पीशीज बतानी है जो इनके जैसी हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली हो। तो सबसे पहले आपको फ्लोराइड दिया हुआ है, देन आर्गन, देन मैग्नीशियम आयन, देन रुबिडियम आयन। ठीक, तो हम यहाँ पर करेंगे F negative, then F negative, Mg2 positive, argon and rubidium Rb plus, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो F नेगेटिव का मतलब क्या हो बेटा, एटम क्लोरीन जो है ना इसका एटॉमिक नंबर है 9, 9 + 1 क्या होता है बेटा 10, राइट, क्योंकि +1 क्यों किया है, नेगेटिव का चार्ज है, विच मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज बतानी है। एन का, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, 7 + 3 क्या हो गया बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये और ये
दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, अब मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। यहाँ पर क्योंकि +2 का चार्ज है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन वाली और कोई स्पीशीज है, यस है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इनको भी लिख सकता है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम Mg2+ है। ओके, बोथ आर करेक्ट। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। यहाँ पर बेटा कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है, इसका मतलब हम 18 ही लिखेंगे। अब एटॉमिक नंबर 18 वाला कोई एटम या आयन क्या हो सकता है, क्लोराइड आयन लिख देते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 प्लस 1 कर दिया, विच मीन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स्ड है, हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर रहे हैं। नाउ रुबीडियम, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 37। 37। अब इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर +1 का चार्ज है, आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 36 इलेक्ट्रॉन्स वाला कौन हो सकता है, क्रिप्टॉन हो सकता है, इसका भी 36 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.13। 3.13 3.13 में क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाई केटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन द पेरेंट एटम। बेटा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से सीखेंगे कि देखिए जब भी केटायन बनता है, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से केटायन बनता है, ठीक है, सपोज यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, here we have 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ये पेरेंट एटम है, 2 + 8 10, 10 + 1 11। ओके, अब यहाँ से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटरमोस्ट शेल ऑफ वेकेंट है, राइट। यहाँ पर पहले 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, आपके प्रोटॉन्स 11 है, बट आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 हो गए, विच मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो है इस केस में जब कैटायन बना, ये जो कैटायन बनाया है इसमें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो कैटायन का साइज स्मॉल होगा। ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार पॉज करके रिवाइंड कर लीजिए। क्या बोला, एटम कैसा है, ये पेरेंट एटम है, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है, क्या चेंज हो गया, प्रोटॉन सेम ही है, क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी ज्यादा करेंगे, अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो एटम का साइज छोटा होगा। अब क्योंकि कैटायन बन चुका है तो वी कैन से कैटायन का साइज छोटा होता है देन द पेरेंट एटम। अगर हम किसी एनायन की बात करें, एनायंस में बेटा न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, राइट, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन भी होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, रिपल्शन से एनायन का साइज पेरेंट एटम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट। ओके, तो बेटा आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड मतलब जो किसी के साथ में बाउंडेड नहीं है। ओके, गैसियस स्टेट में हमेशा अट्रैक्शन बहुत कम होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो लीस्ट अट्रैक्शन होता है स्पीशीज में। अब ऐसे केस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत आसान है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है। ओके, अब ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है, ग्राउंड स्टेट में एटम अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता है, लोएस्ट एनर्जी में होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.15। 3.15 एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज गिवन टू यू, कितनी है बेटा, -2.18 into 10⁻18, ये वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन किलो जूल पर मोल। बेटा पर मोल सबसे पहले दिया हुआ है, विच मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल and 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power minus into 10 to the power 23. Okay, 6.022 into 10 to the power 23.
नाउ अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। अगर मुझे किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगी? मैं एनर्जी जो मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके लिए मैं क्या करूँगी? इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो प्लस जो आपको गिवन वैल्यू है। सपोज आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, दिस इज गिवन टू यू। एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन टू यू। अब एक्साइटेड स्टेट पर एनर्जी कितनी होती है बेटा? जीरो होती है। मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? जीरो। जीरो माइनस जो वैल्यू गिवन है, ये नेगेटिव में है। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है तो आप कैसे लिखोगे? चलो एक बार यहाँ पर समझेंगे बेटा, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। देखो, if I want to find the ionization energy, which means I need to find the amount of energy required for the removal of electron, है ना, isolated gaseous atom से। तो मैंने लिखा E infinity माइनस जो भी आपको ग्राउंड स्टेट की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी दी हुई है? E infinity की वैल्यू है 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻−18 आपको गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों को मिलाकर वैल्यू कैसे हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो कोई नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू नहीं होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻−18 पॉजिटिव में आ जाएगा आई की वैल्यू। राइट, अब आपको क्योंकि पर मोल में पूछा है तो आप क्या करोगे? इस पॉजिटिव वैल्यू में 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो। ठीक है, यहाँ तक आपने कर दिया। अब क्योंकि आपको किलो जूल भी पूछा है तो इसी वैल्यू में लुकिए, तो ये जो वैल्यू थी आपसे किलो जूल में पूछी है, तो आपने किलो जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। ओके, so you will get the answer. Next question. Energy of an electron in the ground state of hydrogen is given to you. Ionization enthalpy, ये तो सेम ही क्वेश्चन है बेटा, इसको डिवाइड कर दिया ना हमने 1000 से, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.16 में among the second period elements the actual ionization enthalpies are in the order lithium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon। होना क्या चाहिए था? लिथियम के बाद क्या आता है बेटा? बेरिलियम। होना क्या चाहिए था? लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन। सीक्वेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता आपसे पूछा है। बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। अब आपको इसका आंसर करना है। बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा है देन बोरॉन, ऐसा क्यों है? जब भी हम एटॉमिक नंबर देखते हैं यहाँ पर, तो एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, boron is 5. So configuration is 1 is 2, 2 is 2. In this case, configuration is 1 is 2, 2 is 2, 2p1. Right? So, अगर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते, दिस कॉन्फिगरेशन इज नॉट स्टेबल। ओके, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दिस एटम विल रिक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम 2p में से रिलीज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2s2 is comparatively more stable क्योंकि s subshell completely filled है, so it becomes difficult to remove electron from 2s2। okay, so बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, बट कम नहीं होती, ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन 2p1। ओके, रिवर्स ट्रेंड होना चाहिए था, बट ऐसा ट्रेंड होता है, बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा होती है देन बोरॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पॉइंट देखिए। बी में क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। बेटा ऑक्सीजन के केस में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का कैसा है? एटॉमिक नंबर इज, नाइट्रोजन का हम लिखेंगे 7, ऑक्सीजन का है 8, फ्लोरीन का है 9। ओके, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड कैसा होना चाहिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1:2, 2:2, देन 2p, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर देखिए 1:2, 2:2, 2p3, 1 2 3। okay, in this case 1:2, 2:2, 2p, 1 2 3 4 5। okay, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में देखिएगा, इफ आई वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस केस, क्योंकि यहाँ पर 2p3 है, विच मींस हाफ फिल्ड है ये। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। ऐसे केसेस में इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन के IE की वैल्यू होनी चाहिए थी ज्यादा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज,
बट ऐसा नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर IE की वैल्यू नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा होती है। रिवर्स होना चाहिए था बट नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा होती है बिकॉज़ ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये याद रखिएगा बेटा, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3.17 3.17 में आपसे पूछा है, अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। आपसे कहते हैं हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम Na की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर। ओके, सोडियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर करना है बेटा। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? यहाँ पर देखिएगा, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12। ओके, so electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and then 3s1। ओके, तो अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दिस इज 2p6। ओके, दिस इज 2p6। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स इजी क्योंकि यहाँ पर थर्ड शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। नाउ अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो IE की वैल्यू कम होगी, इजी है तो IE की वैल्यू कम होगी, राइट। और जैसे ही आपने Na+ बना दिया, अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, बट इट बिकम्स अगेन डिफिकल्ट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। द रीजन इज ये कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल, तो IE1 की वैल्यू कम होगी बट IE2 की वैल्यू इज मोर। द रीजन इज IE2 में आपको 2p6 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है विच इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू रिमूव। ओके, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6। 2p6 के बाद जब मुझे यहाँ पर 3s में इलेक्ट्रॉन रखना है, 3s, तो 3s2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्योंकि s सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, तो IE1 की वैल्यू ज्यादा होगी बट रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली इजी क्योंकि यहाँ से जब 3s1 बन चुका है, 3s1 से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो आफ्टर दिस आई गेट 2p6। 2p6 का मतलब होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। First ionization enthalpy for magnesium is more and second ionization enthalpy for magnesium is less. Okay, आपको अगर रिवाइज करना है तो एक बार पॉज करके फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इट बिकम्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.18, what are the various factors due to which ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group? Okay, अब हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डाउन द ग्रुप कम होगी। ओके, नाउ लुक हियर, अगर मैं आपसे कहूं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ओके, आइसोलेटेड गैसियस एटम की हम बात कर रहे हैं, that the case में the minimum amount of energy required is for the removal of electron is ionization enthalpy. Okay, अब when we move down the group, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो पीरियड 1 में 1 शेल है, सेकंड पीरियड में 2 शेल है, थर्ड पीरियड में 3 शेल एंड फोर्थ में क्या हो रहा है, 4 शेल हो रही है। ठीक है, so when we move down the group number of shells increases, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से shielding effect, shielding effect, or we can say screening effect increases. With increase in shielding effect, atomic size क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, atom का size increase हो रहा है, atom तो down the group atomic size increases, atomic size बढ़ रहा है with the addition of number of shells. Okay, number of shells के बढ़ने से atom का size बढ़ रहा है, screening effect भी बढ़ रहा है when we move down the group क्योंकि number of inner electrons बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से screening effect बढ़ रहा है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The first ionization enthalpy values in kilojoule per mole of group 13 elements are. बेटा ionization enthalpy values में देखिएगा ये ज्यादा है, देन कम होगी, फिर से बढ़ गई, देन कम होगी, देन फिर से इंक्रीज हो गई. होना क्या चाहिए था, जब भी हम किसी ग्रुप में when we move down the group, when we move down the group, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है. इसकी वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है. तो ऊपर से नीचे अगर हम मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए. बट यहाँ से देखिए 801 ये मैक्सिमम है, देन कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, देन फिर से बढ़ रही है. ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करना है. ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिएगा. जब भी हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेल एच की वैल्यू यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही है. ऐसा क्यों है, क्योंकि तो जीए के केस में, गैलियम के केस में होना चाहिए था रिवर्स, है ना. ऐसा नहीं हो रहा. द रीजन इज गैलियम के केस में 3d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और डी ऑर्बिटल्स की जब आप फिलिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग बहुत ज्यादा नहीं करते. ओके, पुअर शील्डिंग करते हैं. सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन कर रहा है, एस, देन पी, देन डी, देन एफ. ओके, एस क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है, न्यूक्लियस के पास है तो शील्डिंग शो करे, देन पी, देन डी, देन एफ. ओके, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसा होता जा रहा है, मोर होता जा रहा है, क्योंकि शील्डिंग पुअर है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो एटम का साइज छोटा हो गया. अगर एटम का साइज छोटा है इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी. ओके, इस तरह से हम गैलियम के हायर वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स. डी ऑर्बिटल्स के आने से पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई, होनी चाहिए थी कम. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स would have more negative electron gain enthalpy. Very important question. अगर आप देखेंगे oxygen and fluorine. So when we move from left to right in the periodic table, because of increase in nuclear charge, atom का size कम हो रहा है. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, विच मीन्स मोर नेगेटिव होती है. करेक्ट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर ट्रेंड है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है. अगर साइज ज्यादा है, साइज के बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है. बट इस केस में बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम, छोटे इलेक्ट्रॉन से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन छोटे से शेल में सबके सब क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ रिपल्शन यहाँ पर, और छोटा सा साइज है एटम का फ्लोरीन का, यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट है. ओके, तो ऐसे केस में होना चाहिए था फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा, बट रिवर्स होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है देन फ्लोरीन. होना चाहिए था रिवर्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम देयर इज मोर रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से रिवर्स ट्रेंड हो जाता है. दिस इज एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शनल केस है बेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.21. 3.21 में आपसे पूछता है, would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen is positive, more negative or less negative than the first? Okay, more negative होगा, positive होगा या फिर less negative होगा. So remember one thing, when we are talking about the oxygen atom, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. Okay, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है. तो 2p4 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड कर दिया. जैसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी. केस ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 2 3 ये कॉन्फ़िगरेशन था. अब यहाँ पर वन मोर इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऐड करना है, ऐसे केस में जब आपने ओ नेगेटिव बनाया तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम. ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है. नेगेटिव होने के बाद में हमने फिर से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the basic difference between the term electron gain enthalpy and electronegativity? Electronegativity. Okay, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस होता है बेटा, यहाँ से समझेंगे. देखिए, सपोज हम इसकी बात करते हैं, एक शेल, इस शेल में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. हमने एटम से जब एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और एनायन बना दिया, और ये एटम कैसा था, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड
गैशियस एटम, राइट, आइसोलेटेड गैशियस एटम, ये भी कैसा है, गैशियस एनायन। ऐसे केस में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, चेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम आपसे कहें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, तो सपोज टू एटम्स है, दोनों एटम्स ने इक्वल शेयरिंग की हुई है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है ये, स्पीशीज है, इन दोनों ने अच्छे से शेयरिंग की हुई थी, बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज मोर न्यूक्लियर चार्ज, एक एटम क्या करता है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पुलिंग स्टार्ट कर देता है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर शेयर किया था इसकी पुलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसी टेंडेंसी जिसमें कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड या शेयर्ड पेयर जो किया हुआ है इसकी पुलिंग करना स्टार्ट कर देता है एक एटम, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शेयर्ड पेयर की पुलिंग कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ next question is, how would you react to the statement that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3? बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर बार नाइट्रोजन की 3 होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हर बार नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, चेंज हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी कंपाउंड, किसके साथ कंपाउंड बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.24। ओके, 3.24 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड लॉसेस इलेक्ट्रॉन। सपोज एक एटम ए है, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, व्हिच मींस कि ए पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इस एटम के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। ओके, अब जैसे ही Na+ का फॉर्मेशन हुआ इट विल कन्वर्ट इनटू Na+, जैसे ही कैटायन बनाया तो Na+ का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ज्यादा प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट बहुत करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन साइज छोटा हो जाता है, रेडियस कम हो जाती है, राइट। अगर हम बात करते हैं एनायन की, एनायन का क्या हुआ, ए एटम है, ए एटम इज कन्वर्टेड इनटू ए नेगेटिव आयन। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया Cl, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव आयन। अब इस केस में देखिएगा 17 प्रोटॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स है बट 18 इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रोटॉन्स का नंबर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से कम हो गया, तो कम प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी रहेगा, जिसकी वजह से एटम की रेडियस, एटम की रेडियस ज्यादा होगी। ओके, तो एनायन के केस में रेडियस बढ़ जाती है, कैटायन के केस में रेडियस कम हो जाती है। ये क्वेश्चन हमने और भी किया था कि कैटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.25। ओके, 3.25 में आपसे क्वेश्चन करता है, would you expect the first annihilation enthalpy of two isotopes of the same element to be same or different? बेटा, अगर हम आपसे कहते हैं क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम इसका आइसोटोप है 35 एंड 37, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच मींस आपको जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दोनों ही केसेस में सेम होगा या डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों आइसोटोप हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब भी हम साइज की बात कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं। अब जब मास नंबर चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, ऐसे केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सेम होगी। ओके, कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी हम टू आइसोटोप्स की बात करेंगे, दे विल हैव, आइसोटोप्स का मतलब सेम एलिमेंट होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम न्यूक्लियर चार्ज होगा, सेम एटॉमिक रेडियस होगी, which means इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी सेम होगी। जब सब सेम है which means आई की वैल्यू भी सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.26। इजी है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप बता सकते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। मेटल्स का साइज कैसा होता है बेटा, लार्ज साइज के होते हैं,
क्योंकि लार्ज साइज के तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं। अगर स्मॉल साइज के, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फॉर नॉन मेटल। ओके, एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, छोटा सा साइज है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं, विच मीन्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, विच मीन्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये सॉलिड लिक्विड गैसेस दोनों तीनों हो सकते हैं। अगर हम इनके कंडक्टेशन की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? पुअर। इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, समटाइम्स एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। इनके ऑक्साइड ऑलवेज एसिडिक। ये आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द पीरियोडिक टेबल। अब आपको पीरियोडिक टेबल का यूज करने का बोला है, और आपसे कहते हैं आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। बेटा, किसी भी एलिमेंट में जिसमें आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बता दीजिए। तो नाइट्रोजन इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि सेकंड शेल में नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन कैसा हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला। ओके, तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी अटेन करता है। मैग्नीशियम बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 then 3s2। मैग्नीशियम इज द बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद है। रीजन इज 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं तो ऑक्सीजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। दैट इज द रीजन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पसंद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, 1 1.5 2 जो भी आपको करेक्ट लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग द ग्रुप 1। ये हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया हुआ और ग्रुप 17 का ऑर्डर ले दिया हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों? तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो जितने लार्ज साइज का मेटल होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डी ना के रख कर, तो सीजियम का साइज बहुत लार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ईजी है, रिलीज करना बहुत ईजी है। ऐसे केस में इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, विच मीन्स ये F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितना छोटा साइज होगा ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कंपैरेटिवली इजी होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो ऐसे केस में रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ओके, क्लोरीन क्लोरीन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, बट फिर भी अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो क्योंकि ये सबसे छोटे साइज का है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.29 इजी है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ 11th एंड 12th। ठीक, अगर आपसे पूछा एस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे? NS1 to 2। अगर पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आप लिखते हैं NS2 NP1 to 6। इजी है। बट डी जब भी हम लिखेंगे हम हमेशा लिखते हैं N-1D, N-1D 1 to 10 NS2। ओके, और NS2 या फिर N0 to 2 भी लिख सकते हैं, कि कभी कभी आयंस भी बना देते हैं। ओके, नाउ फ्लोरीन की अगर हम एफ ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, एफ ब्लॉक में always N-2 is the configuration, always remember this। F हमेशा N-2 होता है, D हमेशा N-1 होता है, NS और NP सेम रहते हैं। ठीक है, तो D कैसा होता है? N-1D। F कैसा होता है? N-2S। F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 1 to 14। ओके, D में यहाँ पर 0 to 1 है, देन NS2। तो S ब्लॉक में ग्रुप्स कितने होते हैं? 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। P ब्लॉक में ग्रुप्स कितने होते हैं? 13 to 18। हीलियम इसका एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हीलियम वहां पर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्ले से शो करता है, डुप्लेट है। देन डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, देन एफ ब्लॉक लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.30।
तो अब हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, विच मीन्स एटम का साइज छोटा है, एटम का साइज छोटा है, इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा, राइट। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, विच मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो स्टेबल है या फिर ये नॉन मेटल में से कोई स्पीशीज है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एटम का साइज छोटा है। तो आपसे सबसे पहले पूछा लीस्ट रिएक्टिव बताइए एलिमेंट इन सब में से। सब एलिमेंट्स में से लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऐसा केस है फिफ्थ केस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा हमें ये बताना है। तो मेटल कौन से होते हैं जिनमें फर्स्ट ग्रुप में, या तो फर्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रॉन होता है या फिर सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि NS1 NS2 वाले। अब यहाँ से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो बहुत डिफिकल्ट होगा। फर्स्ट केस में आसान है, NS1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। जैसे ही NS2 आया, ऐसे केस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना डिफिकल्ट है, तो IE की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो, IE की वैल्यू कम है, यहाँ IE की वैल्यू बढ़ गई है, और ये वैल्यू नेगेटिव है, वो भी लेस नेगेटिव, तो विच मीन्स ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देन थर्ड वन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा आपसे। तो नॉन मेटल को आप कैसे पहचानेंगे? जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल है, इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इन सब में से सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। इसके बाद में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सेकंड और फर्स्ट दोनों की ज्यादा है, इसका मतलब ये मोर नेगेटिव है। क्यों ज्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटम का साइज बहुत छोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल कैसे पहचान रहे हो आप? जब नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इसके अलावा अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आप यहाँ पर देखिएगा, ये वैल्यू कैसी है? ज्यादा है, इसके बाद ये कम हो गई, तो नॉन मेटल है लेकिन कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन है जो स्टेबल बाइनरी कंपाउंड बना रहा है, ऐसा मेटल बनाना है आपको, बताना है आपको। ठीक है, तो NX2 टाइप का कंपाउंड बना रहा है, ऐसा आपको मेटल बताना है। ठीक है, so this one is six. And the last one, metal which can form predominantly stable covalent compound, वो कौन सा होगा covalent compound बनाने वाला? फर्स्ट केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे? वैल्यूज के बेसिस पर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। 3.32। अब आपसे पूछा है प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। बेटा, अगर लिथियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो, तो ये आपने तो 9th 10th क्लास में सीखा हुआ है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के पास में जो वैलेंसी है वो है 2, तो यहाँ पर 1 और 2 जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा? Li2O। ठीक है, अगर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा, तो मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? Mg3N2, Mg3N2। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम और आयोडीन। अगर हम एल्यूमिनियम को देखते हैं, तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? +3, और वैलेंसी होती है 3। ठीक है, आयोडीन के केस में 1 होती है, दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? Al3। ओके, ऐसे ही सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, तो सिलिकॉन का क्या है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, और हो गया, सिलिकॉन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी है 2, दिस बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। ओके, कार्बन फैमिली। अब ये क्या बनाएगा? Si2O4। बट अगर हम इसका सिंपल होल नंबर रेशियो देखते हैं तो बनेगा SiO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। फॉस्फोरस का वैलेंसी कितनी है? 3, फ्लोरीन की कितनी है? 1, तो क्या बनाएंगे मिलकर? CF3। ओके, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। देन लास्ट वन इज कि 71 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कैसे करेंगे? यूटिलिटी लर्न कर लीजिएगा इसको। ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है, वैलेंसी 3 है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं हैलोजन के साथ में, तो हैलोजन का चार्ज क्या है? हैलोजन के लिए हम लिखते हैं +-1 है ना, तो ये हम यहाँ वैलेंसी हो गई 1, इसकी 3 है, दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? LuF3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Each block contains a number of columns equal to the number of electrons। करेक्ट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ग्रुप्स होते हैं। तो ब्लॉक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। करेक्ट है, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देता है ब्लॉक, यानी कि ग्रुप नंबर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलता है। ऐसे ऐसा ना, एस में कितने हैं? एस सबशेल कंटेन
वन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी में कैसा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, विच मीन 6 ग्रुप्स आएंगे। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो ये है बी। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.35। 3.35 में क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। करेक्ट है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में क्या इफेक्ट नहीं करता, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज भी इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, क्वांटम नंबर भी होता है, न्यूक्लियर चार्ज का भी रिलेशन है वैलेंस शेल से, न्यूक्लियर मास का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपसे पूछा है द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज किससे इफेक्ट होगा, चार्ज से, क्वांटम नंबर से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से, या फिर आउटर ऑर्बिटल से, या इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं है, आपसे पूछा है। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज जो है उस पर डिपेंड करेगा। द रीजन इज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है, एटम का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.37। Which of the following statements is incorrect in relation to ionization enthalpy? Ionization enthalpy में क्या incorrect है, तो ionization enthalpy बढ़ती है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो सेम ग्रुप में, सेम पीरियड में, तो ऐसे केस में आई की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो तो ऐसे केस में आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electrons from the 4 noble gas configuration। करेक्ट है, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सपोज 2s2 है और यहाँ पर 2p1, ऐसे केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। End of the valence electrons is marked by a big jump in ionization enthalpy। Of course, ionization enthalpy की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर वैल्यू ऑफ n इज इजियर फ्रॉम ऑर्बिटल्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n। मतलब अगर हम बात करते हैं सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, तो कह रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है या यहाँ से इजी है, बताओ। थर्ड शेल से इजी है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पर आई की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो आंसर इज डी। 3.38 considering the elements boron, aluminium, magnesium, calcium और potassium। अब इनमें से आपको बताना है कि मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। जिस एटम का साइज जितना ज्यादा होता है मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम कहाँ पर आता है, फर्स्ट ग्रुप में, ली ना के, ठीक है, बेटा मांगे बैगन आलू, ये पूछा है। अब सबसे लार्ज साइज का कौन है, पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे लार्ज साइज का है, विच मीन इसके केस में मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। देन मैग्नीशियम है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। देन एल्यूमिनियम है, देन सबसे छोटा है बोरॉन, क्योंकि बोरॉन एक तो राइट हैंड साइड पर है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटम का साइज कम हो रहा है, तो ऐसे केस में आंसर डी इज करेक्ट। ओके, जितना ज्यादा साइज होगा एटम का उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मेटेलिक कैरेक्टर को हम साइज से रिलेट कर सकते हैं। Considering the elements boron, carbon, nitrogen, fluorine and silicon, the correct order of non-metallic character। अब यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा बेटा, एटम का साइज जितना छोटा होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम मोर विल बी द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जितना छोटा साइज होगा एटम का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो आंसर इज सी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन एंड सिलिकॉन। 3.10 3.40 last question 3.40। Considering the elements chlorine, fluorine, oxygen, nitrogen, the correct order of chemical reactivity in terms of oxidizing property। Oxidizing property हम कैसे देखेंगे बेटा, जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा शो करेगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम मोर विल बी द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जितना छोटा साइज है उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी शो करेगा। तो सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन
nitrogen. Okay, so when we move from left to right in the periodic table, oxidizing character increases. Okay, और डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होता है. ओके, सो दैट्स ऑल. केमिस्ट्री में आंसर्स का रट्टाफिकेशन नहीं करना है. केमिस्ट्री में आंसर्स को प्रॉपर्ली समझना है, क्वेश्चंस के लॉजिक को समझना है, ताकि सिमिलर क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए. अगर वीडियो या सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.